नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पारिवारिक समझौते के बारे में। देखिए, परिवार के अंदर जब कभी भी किसी भी संपत्ति या किसी अन्य समस्या का निवारण करना होता है तो सबसे सरल और सटीक माध्यम बताया जाता है पारिवारिक समझौता। अब पारिवारिक समझौते में क्या होता है, सभी पारिवारिक सदस्य आपस में बैठकर एक समझौता करते हैं और उस समझौते को लिखित तौर पर उतार लिया जाता है ताकि अगर भविष्य में कोई वाद विवाद खड़ा होता है तो वो लिखित तौर पर उतारा गया समझौता इस बात का सबूत माना जाता है कि सभी पारिवारिक सदस्यों ने इस बात के लिए हामी भरी थी। नौ, पर आपको पता है कि अगर कोर्ट के अंदर किसी पारिवारिक समझौते को लेकर आया जाता है, कोर्ट में कहा जाता है कि हमारा तो पारिवारिक समझौता हुआ था, तो उसके पीछे कानून कुछ और बोलता है। अगर आप कोर्ट में पारिवारिक समझौता साबित करना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीजें होनी अनिवार्य है, कानून के प्रावधान क्या कहते हैं, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है कि पारिवारिक समझौता होने के बाद भी कोर्ट उसको मानने से मना कर रहा है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीगल चैम्बर हमेशा आप लोगों के लिए लेटेस्ट जजमेंट लाता है, पर यहां पर हम रोजाना सिर्फ एक जजमेंट ला पाते हैं। पर मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट रोजाना 5 से 10 जजमेंट लगभग पास करता ही है और ऐसी सिचुएशन में हर एक जजमेंट यूट्यूब पर लाना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए आप लोगों के लिए वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहां पर आप लोगों को रोजाना जो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आ रही है, हर एक जजमेंट के बारे में जानकारी दी जाएगी, साथ में उसको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके बाद हर एक जजमेंट की कॉपी आपको वहां पर दी जाएगी जहां पर आप घर बैठे, चाहे आप कोई एडवोकेट है या एक कॉमन व्यक्ति है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, अगर आपके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आपको मिल जाए तो यह बात आप भी जानते हैं कि केस जीतना आपका लगभग तय हो जाता है। तो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ये सारी सुविधाएं आपको देता है। अगर आप भी वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर मात्र 1000 रुपए की आपको ज्वाइनिंग फीस देनी है और 1 साल तक यह सर्विस फिर आपको मिलने वाली है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहां पर जाकर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और यह 1000 रुपए की जो फीस है सिर्फ शुरुआत के 100 मेंबर्स के लिए है, बाद में यह फीस बढ़ने वाली है। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं पारिवारिक समझौते के बारे में। जब कभी भी संपत्ति पर विवाद खड़ा होता है और सबसे बड़ी बात, वो संपत्ति एक पारिवारिक संपत्ति है, तो आमतौर पर देखने को मिलता है कि पारिवारिक सदस्य कोर्ट का दरवाजा जल्दी से नहीं खटखटाते, बल्कि वो आपस में बैठकर एक समझौता करते हैं। उसी को बोला जाता है पारिवारिक समझौता। ना, पारिवारिक समझौते के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक दस्तावेज तैयार कराया जाता है। दस्तावेज में सभी टर्म्स और कंडीशन लिखी जाती है, जैसे कि किसको कितनी संपत्ति कहां पर मिलने वाली है, बदले में उसकी क्या ड्यूटी रहेगी, बाकी अदर सदस्य को क्या मिलने वाला है। वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस पारिवारिक समझौते में, जिसको इंग्लिश में फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट बोला जाता है, उसमें नोट डाउन किया जाता है। नाउ, अक्सर मैंने देखने को मिला है कि लोग पारिवारिक समझौता कर तो लेते हैं पर उसको रजिस्टर्ड नहीं कराते या फिर ज्यादा से ज्यादा नोटराइज करा लेते हैं। पर मैं आपको बताऊं, अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 देखें तो वो बताता है किसी भी प्रकार का पारिवारिक समझौता अगर होता है जहां पर 100 रुपए या उससे ज्यादा की कीमत की संपत्ति के अंदर किसी को नया अधिकार मिल रहा है तो उस दस्तावेज का रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए अगर आप किसी पारिवारिक समझौते को लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा उसको रजिस्टर्ड जरूर कराएं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं कराते
तो फिर उसकी कोर्ट में कोई मान्यता नहीं रह जाती। और बाद में आप लोग कहते हैं कि देखो कानून तो अंधा होता है, कोर्ट सुनवाई नहीं करता, कोर्ट तो यहां पर हमारी बातें सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि कोर्ट खुद कानून के अंदर बताए और कानून में आपको यहां पर अक्सर आकर समझाता रहता हूं। नाउ फैमिली सेटलमेंट के बारे में आपको इतना पता लग ही गया। नाउ अगर कल को उस फैमिली सेटलमेंट को कोर्ट के भीतर चैलेंज कर दिया जाता है, कोई केस कर दे, पारिवारिक समझौते को मानने से मना कर दे या कोर्ट में आकर झूठ बोलने लगे, तो अगर आप अपना पारिवारिक समझौता कोर्ट में साबित करना चाहते हैं तो अनेकों प्रावधानों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। जैसे कि सबसे पहले सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कि क्या आपका वो पारिवारिक समझौता रजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड है केवल तभी उसको कोर्ट में स्वीकार किया जाएगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि आप उसको तब भी कोलेट्रल पर्पस के तौर पर दिखा सकते हैं। तो कोलेट्रल पर्पस के तौर पर कैसे दिखाया जाएगा, वो आपके वकील साहब आपके फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली आपको समझा देंगे। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 122 या 123 ये दोनों प्रावधान भी काफी जरूरी होते हैं जब पारिवारिक समझौता कोर्ट में साबित करना पड़ता है। डिस्प्ले पर देखिएगा, ये दोनों प्रोविजन समझाओ ताकि आप इसको रिलेट कर पाए। देखिएगा, देखिए सेक्शन 122 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कहता है कि जिस प्रकार से एक किसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया जाता है जिसके अंदर आप कुछ चल और अचल संपत्ति अपनी इच्छा से बिना कंसीडरेशन के किसी को देते हो। एक व्यक्ति जो देने वाला है उसको डोनर कहते हैं और जो लेने वाला है उसको डोनी कहते हैं। वो एक्सेप्ट करनी जरूरी है, चाहे डोनी करे या उसके बिहाफ से कोई और करे। इसी की तरह सेक्शन 123 कहता है कि जो डोनी है यानी कि जिसको वो सेटलमेंट में प्रॉपर्टी मिली है या गिफ्ट मिला है, जब तक डोनर जिंदा है यानी कि गिफ्ट देने वाला जिंदा है, उसके जीवन काल के दौरान ही वो गिफ्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, गिफ्ट देने वाला मर गया, तो फिर गिफ्ट वॉइड यानी कि अवैध माना जाता है। अब आप कहेंगे सर आप तो फैमिली सेटलमेंट समझाने बैठे थे, ये गिफ्ट डीड की बात कहां से आ गई? क्योंकि यहां पर जैसे सेक्शन 122 और 123 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बात करता है वो गिफ्ट डीड से रिलेटेड है और वही सेम चीज फैमिली सेटलमेंट पर भी लागू होती है। मतलब कि फैमिली सेटलमेंट को एक्सेप्ट करना जरूरी है, चाहे इंसान खुद करे या अपने बिहाफ से किसी और से करवाए, और जीवित रहते ही करना अनिवार्य है, नहीं तो फैमिली सेटलमेंट की वैल्यू नहीं रह जाती। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई पारिवारिक समझौता कर रखा है, सभी लोगों के साइन है, गवाहों के साइन है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, तो ऐसी कंडीशन में भले आपका उस प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं भी है पर फैमिली सेटलमेंट के अंदर आपको वो प्रॉपर्टी दी गई है, तो कब्जा ना होने के बावजूद भी आप लोग फैमिली सेटलमेंट में मिली संपत्ति पर अपना पूरा अधिकार जता सकते हैं। और यह चीज गिफ्ट डीड पर भी लागू होती है। मतलब कि लगभग जो सभी प्रावधान गिफ्ट डीड के लिए बने हैं वो सभी प्रावधान यहां पर फैमिली सेटलमेंट पर लागू होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, अगर आप उसका सेक्शन 68 देखें, वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट अब बदल चुका है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम साल 2013 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 68 को देखते हैं तो वो बताता है कि अगर ऐसा कोई फैमिली सेटलमेंट है तो वहां पर जो विटनेस होते हैं उनमें से कम एक विटनेस को कोर्ट में बुलाकर एग्जामिन करना अनिवार्य हो जाता है, ताकि यह चीज पता लगाई जा सके कि फैमिली सेटलमेंट क्या प्रॉपर तरीके से बना है या फिर नहीं बना। अब यह चीज आपको पता लग ही गई कि अगर पारिवारिक समझौता बनाना है तो कैसे बनाना है, कोर्ट में चैलेंज किया गया तो कौन कौन से कानूनी प्रावधान ध्यान रखने अनिवार्य है ताकि अपने पक्ष में आप कोर्ट का फैसला ले सकें। इसके अलावा अब मैं एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करूं जहां पर बिल्कुल यही सेम चीज दोहराई गई है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें आप। केस टाइटल है हमारा यहां पर अब्राहिम एंड अदर्स, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस अजीता जया कुमार एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। ध्यान दीजिए केरला हाई कोर्ट की हमारी ये जजमेंट है। इसके अलावा रेगुलर फर्स्ट अपील नंबर है इसका 491 ऑफ 2010 और 3 अप्रैल 2025 की हमारी ये जजमेंट है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है जो पारिवारिक समझौते के ऊपर बात करती है। नाउ प्रेजेंट केस के अंदर प्लेंटिफ कोर्ट में एक दावा डालता है। उसका कहना है रामचंद्र नाम का एक व्यक्ति था, उसने जब वो जीवित था मुझे ये प्रॉपर्टी फैमिली सेटलमेंट के दौरान दे दी थी। नाउ उसका देहांत होने के बाद उसकी जो पत्नी और बच्चे थे, फैमिली सेटलमेंट होने के बावजूद भी उस प्रॉपर्टी को किसी तीसरे इंसान को बेच दिया।
और जिसको वो बेचा गया है अब वो जबरदस्ती इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ गया है। क्या यहां पर मेरा अधिकार बनता है या नहीं, इससे रिलेटेड कोर्ट में दावा डाला गया। तो यहां पर ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट में यह मैटर अपील होते होते पहुंच गया है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि यहां पर ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा, ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने यहां पर यही हेल्ड किया कि जो यहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसके अंदर जो सभी रिक्वायरमेंट गिफ्ट डीड के अंदर होती है वो सभी की सभी यहां पर फैमिली सेटलमेंट पर भी लागू होगी, क्योंकि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल छोटे छोटे डिफरेंस है। तो जो सेक्शन 122, 123 मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बताया था वो फैमिली सेटलमेंट पर भी लागू होगा, ये चीज साफ शब्दों में कह दी गई है। नाउ अब मैं उम्मीद करता हूं यहां से आपको समझ में आया होगा कि फैमिली सेटलमेंट बनाना कैसे होता है और कोर्ट में कैसे एक्ट कराया जाता है। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कनेक्ट करके जजमेंट की कॉपी हमसे ले सकते हैं। और अगर इस प्रकार से हर एक लेटेस्ट जजमेंट, हर एक सिंपल एक्सप्लेनेशन और जजमेंट कॉपी के साथ पाना चाहते हैं तो तुरंत वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हमारी उस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।